दुष्यंत चौटाला ने क्या आरोप लगाए खट्टर सरकार पर। जेजेपी नेता पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। यदि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ आप और अन्य सहयोग पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगी तो हमेशा से तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75 का दावा भाजपा कर रही है, लेकिन इस घमंड को हरियाणा की जनता चुनाव में तोड़ देगी। हम 46 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो विधायक चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। यदि आप मुझे चाहते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में मोदी के नाम पर चुनाव जीता गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। कि पिछले 4.5 साल में हरियाणा में आपराधिक घटनाएं यूपी और बिहार से भी ज्यादा बढ़ी है और इसका पूरी तौर पर जिम्मेवार अगर कोई है तो प्रदेश का पुलिस प्रशासन, होम मिनिस्टर जो कि खुद मुख्यमंत्री है, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हुए। फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता पे तो गोलियां चली, मगर उससे एक दिन पहले उसी फरीदाबाद के अंदर एक एचआर मैनेजर को दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया जाता है। सरकार आज तक उस मर्डर का कोई ट्रेस नहीं उठा पाई। फरीदाबाद शूटआउट के एक दिन बाद करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक पद अधिकारी को उसके व्यवसाय से बाहर निकलते हुए गोली मार दी जाती है। ये तमाम चीजें ये बताती है कि आज गुंडाराज को कोई बढ़ोतरी दे रहा, कोई बढ़ाने का काम कर रहा है तो और कोई नहीं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज के दिन प्रदेश के अंदर हर रोज एक डकैती, 3 मर्डर और 4 रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। और ये सरकार की निगरानी के अंदर जो क्रिमिनल लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मंचों को शेयर कर रहे हैं। खुद एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर एक व्यक्ति को हिस्ट्री सेटर बोलते हैं और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में बैठक के दौरान अपनी मौजूदगी दिखाता है। ये दर्शा देता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों को अपने संगठन में तो ले रहे, उसके साथ कानूनी आपराधिक गतिविधियों के अंदर उनका योगदान भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे। और इसका स्वयं आप सबके पास विवरण भी है कि मनीष ग्रोवर जो प्रदेश में मंत्री है, उनके साथ ऐसे लोग चुनाव के दौरान देखने को मिले। इसके साथ एक आज और कल 2 दिन हो गए लगातार न्यूज छप रही कि मनेठी के अंदर जो केंद्र सरकार ने इंटरिम बजट में एम्स की अनाउंसमेंट करी थी, उसको सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। 2015 से लेकर 19 तक निरंतर मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि व्यवस्था हम बढ़ाएंगे, मगर जो केंद्र में बैठे वजीर है वो केंद्र से इसका अप्रूवल लेकर आए। और केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने जहां इस चुनाव से पहले मनेठी एम्स का अप्रूवल लाने का काम किया, आज उस मनेठी एम्स को कैंसिल होता हुआ अगर रिकॉर्डेड तौर पर हम देख रहे तो इसके जिम्मेवार केवल मात्र मुख्यमंत्री हैं कि वो आज ना तो जमीन की व्यवस्था बना पाए, ना मेडिकल व्यवस्था प्रदेश की सुधरे, इसके लिए भूमि एम्स जैसी बड़ी संस्था को उपलब्ध करा पाए। मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे कि क्या लोकसभा का एजेंडा मनेठी का एम्स था या अहिरवाल की जनता के साथ बड़ा धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक और चीज निरंतर युवाओं के लिए सामने आ रही, आज एक अखबार ने इसका विवरण दिया है कि जो टॉपर्स थे, जिनको सरकार ने प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर आप अपने अपने क्लास के अंदर टॉप करोगे तो आपको सरकार द्वारा लैपटॉप दिए जाएंगे,
पिछले 3 सालों से उस व्यवस्था के अंदर एक भी छात्र को प्रदेश के अंदर लैपटॉप नहीं दिया गया। ये साफ दिखा देता है जैसे इनने पहले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह कैंसिल किया, उनकी जो रिवॉर्ड राशि थी उसमें कटौती करी, पुलिस भर्ती के अंदर स्पोर्ट्समैन कोटे को खत्म किया जो 3% होता था, और उसके बाद अगर इस तरह की व्यवस्था आज बन रही तो हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों के साथ धोखा करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जैसा कोई साथी भी आज हाईलाइट नहीं कर पा रहा कि सीएजी के ऑडिट के अंदर भी एक स्कैम सामने आया था कि SC ST छात्रवृत्ति के अंदर एक घोटाला हुआ इस प्रदेश के अंदर जो करोड़ों का है। अकेले झज्जर जिले में 5 करोड़ का सीएजी ने ऑडिट कर निकाला, और इसके ऊपर ये मांग करी गई है निरंतर कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, और जो लोग जिनने SC ST छात्रवृत्ति के घपले में पैसे खाने का काम किया है उनको सजा दे। आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मिलकर ऐसे लोगों को शय देने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं जिनने प्रदेश के आज SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति को भी खाने का काम किया है। और क्योंकि बजट सेशन चल रहा है केंद्र का, जो सबसे जरूरी चीज आज भिवानी के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर ग्रीन कॉरिडोर के पूरे ऊपर किसान धरने पर बैठा है। उनकी ये मांग है कि किसान को उसकी जमीन का मूल्य जो है वो फालतू मिले, क्योंकि सरकार एक गांव में एक रेट पे एक्वायर कर रही है, दूसरे गांव में दूसरे रेट पे एक्वायर कर रही है। और उनकी सांझी मांग यही है कि जहां आप एक कॉरिडोर बना रहे हो, सभी लोगों को सामान्य तौर पर जमीन का मुआवजा देने का काम करें। ये सरकार की मंशा को साबित कर देती है कि आज उन किसानों को जहां सरकार मुआवजा तो पूरा नहीं दे पा रही, मगर उनको डराकर, धमकाकर, दबाने का काम करी। हमने तो जिन साथियों को शामिल करना था, जो हमारे साथ इस संघर्ष की मुहिम में जुड़ना चाह रहे थे, उन सबका स्वागत किया है। अब क्या कारण है जो साथी रह गए थे उनका बीजेपी मोह बढ़ रहा है? इसका जवाब तो लोकदल देगी। हमारे संगठन को मजबूत करना हमारा प्रयास है, उसमें हमें सामाजिक लोगों का जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। शैलजा जी हैं जिनने पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। आज मेवात के अंदर जाकर महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, ये एनजीओ भी चलाती है। सामाजिक तौर पर इनने मेवात के अंदर अनेकों महिलाओं के साथ मिलकर काम किया है, ये भी हमारे साथ शामिल हुई। और दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से पूरे प्रदेश भर के अंदर लोग जननायक जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहे। और जिस तरह की हालात आज भारतीय जनता पार्टी की बनती जा रही, जब एक झरोका समुद्र में आता है तो बहुत सी चीजों को बाहर लेकर आता है, और जब जाता है तो सब चीजों को वापस लेकर जाता है। तो मेरा ये मानना है आज जो लोग भाग रहे हैं, ये शायद टिकट के लालच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे होंगे, मगर ये झरोका जब वापिस आएगा, चुनाव आएंगे, टिकटों का वितरण होगा, तो उससे ज्यादा गति से ये पार्टी छोड़कर बीजेपी को छोड़ने का भी काम करे। निरंतर हम सुनते आए हैं कि 75 की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही। बात करना बहुत आसान है, धरातल पे तस्वीर बदलना बहुत मुश्किल। मैं तो ये मानता हूं कि आज युवा रोजगार मांग रहे, व्यापारी हो, महिला हो, हरियाणा वासी हो, सुरक्षा मांग रहा है। आज पूरी तौर पर प्रदेश सरकार विफल रही, और आने वाले समय में जब जन जन ये पुकार करेगा तो जो 4 से 47 गए थे, ज्यादा परिवर्तन में समय नहीं लगेगा, वो वापस 4 पे आने का भी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इनके लुभावने नारों के ऊपर ध्यान ना देते संगठन को, नए लोगों को हम जोड़े, संगठन को बढ़ाएं और एक ताकत के तौर पर प्रदेश में परिवर्तन की लड़ाई को लड़ें। अगला चुनाव विधानसभा का किसी गठबंधन में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? आज के दिन जननायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से अपनी तैयारी में जुटी है। हमारे
साथ ही आम आदमी पार्टी की टीम अपनी औपचारिक इंटरनल मीटिंग कर रही है। उनका निर्णय होगा कि वो हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर उनका हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा होगी, मंशा होगी, तो जरूर बैठ के उस पर चर्चा करी जाएगी। पर आज के दिन जननायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से लड़ने की तैयारी। आपके दरवाजे खुले हैं गठबंधन के सर, लिए? अकाली दल से कोई गठबंधन की संभावना देखते हैं आप? क्योंकि पहले आईएनएलडी से गठबंधन रहा है, पार्टी अलग होने के बाद कहीं लगता है कि अकाली दल के साथ उस तरह की चीजें हो सकती। अगर मैं कह रहा हूं कि आज के दिन 90 की 90 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, भविष्य की बातें किसकी गर्भ में है, ना आपको पता ना मेरे को पता, मगर आज के दिन हमारा लक्ष्य यही है कि मजबूती से संगठन को बूथ लेवल पर 90 की 90 सीटों पर हम खड़ा करें। और इसके लिए हमने हर बूथ के ऊपर साथियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है। सिरसा जिला हो, हिसार हो, 4 तारीख को कैथल जिले की बैठक ली जाएगी और फिर बूथ लेवल पर एजेंटों के साथ चर्चा कर कर कैसे संगठन को हम बढ़ाए, उसको आगे लेकर चलना हमारा काम रहेगा। सर, आप बोल रहे हैं आप बड़े सीनियर पत्रकार हो, ये दया और इस तरह के शब्द शायद राजनीति के अंदर अच्छे नहीं लगते, पर जहां आप बोल रहे हो कि इंतजार कर रहे, वो हमारे अहलाए, वो हमारे साथ लोकसभा में चढ़े। कोई यहाँ बसपा सपा नहीं है कि गठबंधन टूट गया और टूट गया की बात। हमने लंबा साथ चलने का निर्णय लिया था। वो उनकी पार्टी का इंटरनल डिसीजन होगा कि वो हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर लड़ी थी और हम तो अपना 90 की 90 सीटों पर काम शुरू कर चुके हैं और इसी प्रयास में है कि हम तैयारी करें कि अब अगर हमें 90 सीटें लड़नी है तो हम लड़ेंगे। हमें किसी को साथ लेकर चलना है और उससे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आएगा, नए लोग जुड़ेंगे, हमें ताकत मिलेगी। तो जरूर चौधरी देवीलाल की विरासत की आप बात करते हैं, चौधरी देवीलाल ने कभी सहयोगियों से अपने आप को दूर नहीं किया था। आप 1987 का दौर उठाकर देखें, उस समय भी सीपीआई सीपीएम को 2 सीटें दी थी और हर एक को साथ लाने का काम किया था। हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी की सोच के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पूरे देश में एक होना चाहिए। इस लोकसभा के नतीजे ने एक चीज साबित कर दी कि ऑपोजिशन के पास राहुल गांधी कांग्रेस के क्योंकि नेता थे, तीसरा चेहरा नहीं था। मोदी राहुल गांधी में लड़ाई हुई, लोगों ने मोदी को प्रेफर किया। प्रदेश की परिस्थिति अलग है, प्रदेश के अंदर चेहरों की कमी नहीं है, मगर परिस्थिति क्या बनेगी ये तो अगले 100 दिन बताएंगे। आज हम इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने संगठन को 90 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने लायक बनाए, ये हमारा कर्तव्य है। एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने लगे कि जो लोग ये कहते थे कि हम अपने दम पर जीत कर आएंगे, आज उन लोगों को ये मानना पड़ रहा है कि जो 303 जीते उनमें से नरेंद्र मोदी जी को अलग कर दो तो 302 भी मोदी के नाम पर जीत कर आए। उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन के बावजूद ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत कर आ गए। हरियाणा के अंदर स्वयं करनाल के जो सांसद नियुक्त हुए, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे बीजेपी की टिकट पर, दोनों बार जमानत जब्त हुई और इस बार इंडिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीत कर आए। ये साबित कर देता है कि कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, मोदी को वोट दिया है। मगर प्रदेश की परिस्थिति अलग होगी। प्रदेश के अंदर खट्टर सरकार के जो कारनामे रहे उसके ऊपर लोग वोट डालने का काम करेंगे और विश्वास दिला देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का 75 का घमंड है, लोग 4 से जैसे 47 लेकर गए थे, वापस 4 पे लाकर इनको रोकने का काम। हम तो सरकार बनाएंगे, सत्ता की है और हमारा लक्ष्य यही है कि आज 46 विधायक सरकार बनाते हैं, हम 46 का आंकड़ा पार करें। मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।